तो फ्रेंड्स, मैं अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म 121। अगर आपकी जो है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जॉइंट एफडी है, जॉइंट आरडी है, तो आप जो है फॉर्म 121 कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जॉइंट एफडी के केस में किस तरीके से फॉर्म 121 भरना है ताकि आपका जो है टीडीएस ना कटे एफडी और आरडी से होने वाले इंटरेस्ट इनकम पर। पहले इसके रिगार्डिंग जो फॉर्म था वो फॉर्म 15G और H होते थे, अब उसको खत्म कर दिया गया है। ये जो फॉर्म है 121, ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोडेड है। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो ये फॉर्म जो है यूनिक है, आपकी किसी भी टाइप की इनकम है, डिविडेंड इनकम है, एफडी से आरडी से इंटरेस्ट की इनकम है, पीएफ विड्रॉल का केस है, सभी केस में ये वाला फॉर्म रहने वाला है। लेकिन कुछ बैंक्स ने स्पेसिफिक अपने लोगों के साथ कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसको यहाँ पर अपडेट कर दिया है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हैं। बैंक वाइज भी वीडियोज और भी काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल होने वाली है। ये फॉर्म 121 फाइल करना काफ़ी आसान है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसको आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से सबमिट कर सकते हैं। कुछ बैंकों में फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है और कुछ में भी अवेलेबल होने वाली है, लेकिन क्या पर्टिकुलर्स भरने हैं, किस तरीके से भरने हैं, ध्यान से देखिएगा। जो एलिजिबल पर्सन है तभी इस फॉर्म को भरे। इन एलिजिबल केस में पेनल्टी के प्रोविजंस जो हैं वो भी एप्लीकेबल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ फॉर्म 15G और H। ये आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट था, तो ये एज वाइज जो है आपके फॉर्म्स रहते थे। ये आपका जो फॉर्म था 15G वो आपका 60 ईयर्स बिलो पर्सन के लिए था। 15H जो है 60 ईयर्स और अबोव पर्सन के लिए था। इन दोनों फॉर्म को यहाँ मर्ज कर दिया गया है, मर्ज करके नया फॉर्म आ चुका है 121। लेकिन जो टीडीएस का क्राइटेरिया वो भी एज वाइज ही है। मतलब अगर आपकी जो है 60 ईयर्स बिलो है तो उस केस में पूरे साल में 50,000 तक का आपके टीडीएस इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, 50,000 रुपये तक का, तो उस केस में कोई टीडीएस आपका नहीं कटेगा। उससे ऊपर कर रहे हैं तो 10% का टीडीएस कटेगा। इसमें जो इंटरेस्ट पर टीडीएस है वो अभी भी 10% का है, और इसका जो सेक्शन है वो 393 है। 393 हो गया इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग। अगर आपकी एज 60 ईयर्स और अबव है तो 1 लाख रुपए की आपको लिमिट मिलेगी। 1 लाख रुपए तक तो कोई इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटेगा। ये जो 1 लाख की वैल्यू और 50,000 की वैल्यू है इंटरेस्ट इनकम की है, उससे ऊपर जाने पर 10% का टीडीएस कटेगा। तो ये फॉर्म आप इसलिए फाइल कर रहे हैं ताकि आपका टीडीएस ना कटे। ठीक है, अब बात करते हैं जॉइंट एफडी आरडी। तो काफी सारे पर्सन क्या होगा, जॉइंट उनका सेविंग बैंक अकाउंट होगा, जॉइंट उनकी एफडी हो सकती है, या फिर हो सकता है जॉइंट में आपकी आरडी हो। मतलब जो भी आपकी एफडी आरडी या सेविंग बैंक होगा वो आपने जॉइंट में ओपन करवा रखा है। अब इसमें हो सकता है कि 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं। अब आपको कैसे फॉर्म भरना है उसके लिए बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये बॉक्स ऊपर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, तो इसमें ये काफ़ी स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें आप क्या करें कि सबसे पहले जो है बैंक में जाएं और वहाँ पर चेक करें कि एप्लीकेंट कौन है। ठीक है, तो इस सेविंग बैंक अकाउंट में, जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, इसमें हो सकता है कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दूसरे पर्सन का हो, और जब आपने एफडी करी हो तो एफडी के फॉर्म में आपने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नेम में कुछ और डाल दिया हो। तो अब वैसे तो क्या होता है कि जनरल अगर आपका एक अकाउंट होता है तो एक कस्टमर आईडी आपकी जनरेट होती है। ठीक है, तो अब वो कस्टमर आईडी से लिंक जितनी भी एफडी आईडी है उससे ज्वाइंट हो जाता है फॉर्म। लेकिन क्योंकि ये जो फॉर्म है ये तो पैन कार्ड वाइज है, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिखना है, उसके हिसाब से इसको फॉर्म को भरना है। तो अब इसको कैसे फाइल करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है बैंक में चेक करें। सेविंग बैंक में कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी एफडी आरडी जिससे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है इस पर भी फॉर्म भरना चाहते हैं, उसमें चेक करें कि एप्लीकेंट 1 है या एप्लीकेंट 2 है। इसमें जो है एप्लीकेंट के हिसाब से होता है कि भाई एप्लीकेंट 1 के नाम पर पूरा यहाँ पर इन्होंने इसको एंटर किया हुआ है, या एप्लीकेंट 2 के नाम पर किया हुआ है, या एप्लीकेंट 3 के नाम पर किया हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ पर इन्होंने प्रपोर्शनेट दिया हुआ है, अगर एप्लीकेंट 1 के नाम पहले चढ़ा हुआ है तो आप केवल एप्लीकेंट 1 ही फॉर्म फाइल करेगा। अगर एप्लीकेंट 2 के नाम पर चढ़ा हुआ है तो फिर एप्लीकेंट 2 फाइल करेगा। लेकिन ऐसा केस काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है जहाँ पर एप्लीकेंट वाइज इन्होंने फॉर्म को चढ़ाया हो। यहाँ पर रेशो भी अगर आपने एंटर किया हुआ है, जैसे कि सपोज करें इस पर्सन का रेशो 50% है और दूसरे पर्सन का भी 50% है, तो फिर ये जो है अपने अपने जो भी इनका रेशो है उसके हिसाब से फाइल करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जिस भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, जो भी आपका बैंक अकाउंट है या फिर पोस्ट ऑफिस में आपके अकाउंट है, ठीक है, जहाँ पर आपने एफडी की हुई है, वहाँ पर आप पहले पता कर लें कि भाई जो ये डिटेल्स है एफडी में या आरडी में जिससे आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं
उसमें डिटेल जो है वो एप्लीकेंट वाइज डली हुई है कि पूरा का पूरा जो है एप्लीकेंट 1 की डिटेल डाली, एप्लीकेंट 2 को साइड में दिखाया, पूरा का पूरा जो रेशो है वो इसी में डाल दिया। और अगर उन्होंने रेशो स्पेसिफाइड किया हुआ है तो फिर दोनों अपने अपने सेपरेट फॉर्म फाइल करेंगे। तो बेटर है कि जब भी आप जॉइंट नेम में एफडी आरडी करें उसमें रेशो जरूर स्पेसिफाइड कराएं कि भाई पहले एप्लीकेंट का क्या रेशो है और दूसरे का क्या है। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 50 मान लिया जाता है, लेकिन बैंकर जब क्रिएट करते हैं तो जो भी पहले नाम डाला हुआ उसके नाम पे चढ़ जाती है, दूसरे नाम पे चढ़ जाती है। तो उससे क्या दिक्कत होगी, कल को जो पूरा इंटरेस्ट है अर्न तो वो 2 अलग अलग पर्सन ने किया है, लेकिन वो एंटर पूरे के पूरे एक के पैन कार्ड पे हो गया है। तो उससे क्या होगा कि वो पूरी की पूरी इनकम जो है एक ही पर्सन के नाम पर शो करेगी। ऐसा काफी केस में देखा गया है जॉइंट एफडीआरडी के केस में कि जो दूसरे वाले पर्सन है उसके नाम पर वो शो नहीं करता है, पूरा का पूरा एक के में करता है, जबकि एक्चुअल में तो 2 अलग अलग रेशो हैं। तो जब भी आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कहीं भी एफडीआरडी कर रहे हो तो उसमें रेशो जरूर स्पेसिफाइड कराएं। इससे क्या होगा कि भाई जो भी पर्सन है वो अपने अपने पार्ट का फॉर्म भरेंगे। अभी जो आपकी पुरानी एफडीआरडी चल रही है अगर उसमें एप्लीकेंट 1 है या अगर एक के नाम पर ही पूरी डिटेल दिखा रहे हैं, भाई एक का ही पैन कार्ड यहाँ पर चढ़ा हुआ है, तो फिर वही फॉर्म फाइल कर दे, क्योंकि दूसरे का तो पैन कार्ड वहां पर एंटर नहीं होगा। और अगर दूसरे का पैन कार्ड एंटर है पहले का नहीं है तो फिर दूसरे वाला पर्सन फाइल करेगा। अब अगर यहाँ पर रेशो स्पेसिफाइड होंगे तो उस वाले अकाउंट में फिर दोनों के पैन कार्ड भी अपडेट होंगे कि भाई इस पर्सन का इतना रेशो है, इसकी आइडेंटिटी ये और दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जहां पर केवल एक ही बंदे के नाम पर है तो एक ही पर्सन फाइल करेगा, अगर रेशो वाइज दिए हुए हैं तो दोनों तीनों या जितने भी पर्सन उसमें ज्वाइंट होल्डर्स हैं वो सब फाइल करेंगे। और ज्वाइंट होल्डर्स होने में क्या होगा कि एक बंदे की लिमिट काउंट होगी, अगर दोनों के नाम पे अलग अलग रेशो वाइज है तो 2 या 3 पर्सन भरेंगे तो उनको अलग अलग लिमिट में यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो क्राइटेरिया उनका वही 50,000 और 1 लाख वाला जो है उनको अलग अलग मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप जो है ज्वाइंट अगर होल्डर है तो फिर इसमें आपको इंटरेस्ट इनकम दोनों के हिसाब से डालनी पड़ेगी। अगर एप्लीकेंट 1 है तो वो अपने पार्ट की भी पूरी इनकम एक साथ ही एंटर करेगा। अगर एप्लीकेंट 2 के नाम पर पूरी चढ़ी हुई है 100% तो वो अपने नाम पर करेगा। सपोज करें पहला केस है इसके नाम पर है पूरी, या दूसरा केस है इसके नाम पर पूरी है, फिर तो अगर इसके नाम पर है तो ये भरेगा, इसमें कुछ नहीं भरना है। अगर इसके नाम पर है तो पूरा फॉर्म ये भरेगा, इसको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, और अगर दोनों के नाम पर 50-50 है तो वे अपने अपने पार्ट का रेशो के हिसाब से भरेंगे। और अगर 20-30 है या 20-80 है या 20-30 और फिर बाकी 50 है तो वो उस हिसाब से ही रेशो वाइज फॉर्म फाइल होगा। अब इसमें जो आपको फाइल करना है वो केवल पार्ट ही फाइल करना है, पार्ट भी तो फाइल ही नहीं करना है। ठीक है, पार्ट ए में सबसे पहले यहाँ पर नेम लिखना होगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया एप्लीकेंट 1, 2 और फिर ज्वाइंट वाला केस, तो यहाँ वो खुद के नेम लिखेंगे एज पर पैन डिटेल्स। देन उसके बाद एड्रेस आएगा लेटेस्ट, तो वो आप बैंकर से भी कंफर्म कर सकते हैं, केवाईसी अपडेट करा लीजिएगा। और बेटर है कि जब भी ज्वाइंट एफडी हो रही हो तो उसमें रेशो स्पेसिफाइड और दोनों या तीनों पर्सन के जितने पर्सन है सबके पैन कार्ड अपडेट हो। तो ये यहाँ पर उसके बाद पैन नंबर लिख देना है। स्टेटस में यहाँ पर आपको लिखना है इंडिविजुअल। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको लिखना है रेजिडेंट। इसमें 3 कैटेगरी हो सकती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आप एक बार चेक कर लें, उसके हिसाब से आपको चेक करके फिर लिखना है ये। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक और हायर लिमिट मिलेगी। अगर आप जो है रेजिडेंट पर्सन है और आपके 60 ईयर्स उससे ज़्यादा है तो आपको हायर लिमिट यहाँ मिल जाएगी। जब आप ये 2 कैटेगरी में कवर हो जाएंगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल और एज 60 ईयर्स उससे ज़्यादा है, तो यहाँ यस करेंगे, आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, प्लस अगर सैलरी पेंशन है 75,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करते, मतलब रेजिडेंट तो है लेकिन एज आपकी जो है वो 60 ईयर्स बिलो है, तो आपको जो है नो सेलेक्ट करना है, फिर आपको 4 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी केवल। ठीक है, ये आपकी टोटल इनकम की बात हो रही है, इतने तक आपका इनकम आ रही है तो आपको कोई टैक्स नहीं बनता, इसलिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं। पहले आपका टैक्स कटेगा फिर आप रिटर्न भर के रिफंड लेंगे, उससे बचने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। या आप जो है 60 ईयर्स और अबव तो हैं लेकिन आप जो है नॉन रेजिडेंट है, तब भी आपको 4 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। देन उसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे। कंट्री कोड इंडिया के लिए 91 है, बाकी अदर के लिए आप चेक करेंगे, यहाँ खुद का मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो जो अगर ज्वाइंट एफडी में पहला एप्लीकेंट सब कुछ है तो अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखेगा। अगर ज्वाइंट एफडी में दूसरा पर्सन का सब कुछ है तो दूसरा पर्सन लिखेगा। नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर जो है 26-27 आएगा। नेचर ऑफ इनकम में यहाँ इंटरेस्ट लिखना है आपको। आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है तब आप इस तरीके से फॉर्म फाइल कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पर प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आप टोटल एस्टिमेटेड इनकम लिखेंगे, तो इस साल में आप जो है इस पर्टिकुलर बैंक से जो भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वो टोटल कितना है उसकी वैल्यू लिखनी है यहाँ पर आपको रुपीज़ में।
देन उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इससे पहले भी क्या आपने फॉर्म भरे हैं, तो हो सकता है सेम बैंक या पोस्ट ऑफिस में भरा हो, या फिर हो सकता है दूसरे बैंकों में भर दिया हो इससे पहले। तो अगर भरा है आपने कोई फॉर्म इससे पहले तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पर आपको कोई डिटेल नहीं देनी है, ये दोनों आपके लिए नोट एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा कितने फॉर्म भरे हैं, 1 2 3 4, कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स आपने भरे हैं। इन सभी फॉर्म्स को मिलाकर जो आपकी इनकम आ रही है वो आपको मेंशन करनी है 11B में। यहाँ पर भी आपको वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर भी वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर भी वैल्यू लिखनी है। और अगर नो है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना, ब्लैंक छोड़ दीजिए या डैश लगा दीजिए। पॉइंट नंबर 12, इसमें आपका टोटल देना है 10 और 11B का, इन दोनों को जोड़कर यहाँ वैल्यू बतानी है कि पहले जो आपका पहले वाले फॉर्म्स में कितना इंटरेस्ट था और इस वाले फॉर्म में कितना इंटरेस्ट जा रहा है, उन सबको मिलाकर आपका इतना इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है। यहाँ पर भी आपको वैल्यू लिखनी है इंडियन रुपीज में। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 13, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाली वैल्यू को मिलाकर, मतलब टोटल इंटरेस्ट इनकम को मिलाकर आपकी साल की कितनी इनकम है। टोटल इनकम आपको बतानी है, ये एस्टिमेशन बेस बतानी है, और जो भी आपने पॉइंट नंबर 12 यानी कि इसमें लिखी है उसको जोड़ते हुए टोटल इनकम बतानी है। तो यहाँ पर वो आपका 12 लाख और 4 लाख वाला क्राइटेरिया चलेगा। ऑल टैक्स रिजीम है तो 5 लाख और 2.5 लाख की लिमिट है, ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 14, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पिछले 2 सालों की ITR भरी है। अगर भरी है तो फिर डिटेल्स देंगे, अगर नहीं भरी है तो नोट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें टैक्स ईयर आपका रहने वाला है 23-24 और 24-25। यहाँ एक्नोलिजमेंट नंबर और कितनी इनकम दिखाई थी, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है कि ITR कैसे डाउनलोड करके कैसे देखेंगे, मोबाइल से आप देख के भर सकते हैं। ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट फॉर्म बता रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे होंगे तो उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो ऑटो फैच आ रही होंगी, लेकिन फिर भी एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अभी 25-26 की ITR नहीं आई है, अगर आ जाएंगी तो फिर ये 2 साल की डिटेल देनी है, तब तक नहीं आती है तब तक इन 2 की डिटेल्स आपको देनी होगी। अगर नहीं है 1 साल की है तो 1 साल की दे देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन, इसको काफ़ी ध्यान से आपको भरना है। नेम, यहाँ खुद का पैन नंबर, और आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो डिटेल्स है वो करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो फिर पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं, इन सबको एक बार चेक कर ले सही तरीके से। टैक्स ईयर यहाँ पर भी 26-27 रहेगा, और आप ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो इनकम है उस पर टैक्स जो है निल है। ये वो वाला 60 ईयर्स वाला जो क्राइटेरिया था मैंने आपको बता दिया, इसमें भी 26-27 आएगा। ये पेनल्टी प्रोविजन वाली क्लोज है, ध्यान से रीड करके सबमिट करें। यहाँ प्लेस एंटर करना है, डेट एंटर करना है, सिग्नेचर और नेम। यहाँ आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। पार्ट भी हमें आपको कुछ नहीं भरना, ये बैंकर या पोस्ट ऑफिस जिसमें आपकी FD ID है वो भरेंगे, जो आपने डिटेल्स दिया उसके हिसाब से। कुछ बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है कि फॉर्म 15 GH चल रहे हैं, वो भरना इरेलीवेंट है। आप वेट कर लें, जब भी अपडेट हो जाएगा उसके बाद भर दीजिएगा। ये नोट्स दिए गए हैं, वैसे ऑलरेडी हमने सारे नोट्स कवर कर लिए हैं, फिर भी अगर आप इनको किसी में भी ऊपर डाउट आता है सबके लिए क्लैरिफिकेशन दी हुई है, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको कि किस पर्टिकुलर कॉलम में आपको क्या भरना होगा, ठीक है। इधर लेटेस्ट वीडियो, बाकी अदर वीडियोज भी एक बार देख लीजिएगा। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है, यहाँ पर मैं जल्दी सारे वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ। ITR 1 2 3 4, इसके अलावा GST इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सारी वीडियोज अवेलेबल है, और भी वीडियोज मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।